पत्रकारिता में पीलापन को येलो जर्नलिज्म के तौर पे पहचाना जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो मन में सुनते ही आपके मन में गनगनाहट कर देंगे, घृणा का भाव पैदा कर देंगे। मसलन पीली दलाली, पीला मखौटा, पीली रेत, मवाद और मुल्टी और भी कई सी चीजें हैं। लेकिन आजकल तो राजनीति में पीलापन बेहद घिनौना होता जा रहा है और तुर्रे की बात यह है कि आज एक दल ने तो अपने कार्यकर्ताओं के गले पर पीला पट्टा, दुपट्टा जैसा भी उसको पहना करके उसको ड्रेस कोड के तौर पर पहचाना शुरू कर दिया है। उसको जैसे स्कूल में गणवेश होते हैं। इस पार्टी का नाम है भाजपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। केवल अराजकता, उगाही और धंधेबाजी का चरित्र वाली पार्टी और उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उसके कार्यकर्ता भी यही काम करते हैं। वही पीलापन, वही गंदापन। सत्ता के गलियारे में ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय, उनकी ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर संकट के तौर पर थोपे और फेंके गए एक संकट की तरीके देखा जाता है। एक ऐसा जड़ीला मस्सा या फोड़ा जो योगी का जान का बवाल हो गया है। न बैठने देता है, न खड़ा होने देता है। लेटने पर भी कोशिश करते हैं तो अनिद्रा की स्थिति हो जाती, कराते हैं बहुत बुरी तरीके से। राजनीति के जो बड़े राजनीति को समझने वाले जो कुछ बड़े लोग हैं वो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर के एक नेता या व्यक्ति नहीं बल्कि का मस्सा है जो जीना हराम किए हैं। ओम प्रकाश राजभर शुरू से ही दलाली और पैसे का बातचीत करते रहे। अराजकता और माँ बहन की गाली देना उनकी प्रवृत्ति है और बहुत गंदे तरीके से बातचीत करते हैं। आप गाजीपुर में देखिए, गाजीपुर में एक उनके कार्यकर्ताओं ने अवैध कब्जे पर करने की कोशिश की तो सरकारी जमीन थी, उस पर वहाँ के डीएम ने एतराज किया तो उस पर जबरदस्त बवाल हुआ, जीना कर दिया, हराम कर दिया। हालांकि उसके बाद राजभर को योगी जी ने निकाल बाहर कर दिया था। हालांकि उसके बाद योगी और राजभर की राह अलग अलग हो गई। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे और भाजपा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधे माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था मैं थूक के चाट सकता हूं, लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं आए, लेकिन वो दोबारा आ गए। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया था अपने कार्यकर्ताओं से कि तुम चाहे कुछ भी करके आओ, मुझे आकर के बताना और एसपी से कहना कि मैं पीला दुपट्टा वाला व्यक्ति हूं और ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ता हूं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा तो मैं उस उल्टा टांग दूंगा, डीएम हो चाहे एसपी। ये चरित्र था उनका। ऐसे कई मामले हैं जिन्होंने नए तरीके से, बहुत बेशर्मी के तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने व्यवहार किया है। लेकिन आज मुझे ओम प्रकाश राजभर की याद इसलिए याद आ गई क्योंकि उनके बहुत अभिन्न, मेरे बहुत स्नेही, बहुत अच्छे प्रेम और मेरे बहुत सहयोगी के तरीके से माने जाने वाले एक बड़े शिक्षक, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे डॉक्टर निशित राय जी की मृत्यु हो गई। ये मेरे लिए बहुत सदमा है, बहुत अपूर्ण क्षति है जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। ये ओम प्रकाश राजभर का याद इसलिए याद है कि वो शकुंतला विकलांग विश्वविद्यालय के कुलपति थे और वहाँ उनका झगड़ा हो गया ओम प्रकाश राजभर से। वो उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। एक बार हमने उनसे पूछा था कि राय साहब कुछ बताइए कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा था कि सच बात यह है समीर जी कि ओम प्रकाश राजभर मुझे पैसा चाहते हैं। हमने कहा कितना? बोले बहुत मानते हैं। मैंने कहा कितना चाहते हैं? तो बोले ये मत पूछिए, लेकिन आपको केवल इतना बता दूं कि वो जितना मांग रहे हैं उतना मैं कई जन्म तक नहीं कमा सकता। हमने कहा ये व्यक्ति को एहसास नहीं है कि निशित राय इतना पैसा नहीं दे सकते हैं या कोई भी व्यक्ति उनको नहीं दे सकता। उनका नहीं, ये बोले उसका कमीनापन है, उनकी निकृष्टता है, वो किसी भी तरीके से बालू से भी पानी निकालने पर आमादा है और वो काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बात मुझसे ज़रूर कही कि समीर जी, इस पूरे मामले को कहीं छापिएगा नहीं, किसी को बताइएगा नहीं, केवल अपने तक रखिए। मैंने अपनी पीड़ा आपके साथ बता दी। 94 के आसपास की शुरुआत में हमारी मुलाकात हुई थी निशित राय जी। निशित राय जी इतिहास के टीचर हुआ करते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में और कुछ खास कोचिंग में वो टीचिंग भी करते थे
और उनका छोटा सा मकान हुआ करता था। उनके पास एक एनजीओ भी था। मैं उस समय बेरोजगार था। मैं उनसे जुड़ गया और उनके लेखन से संबंधित कोई काम मैंने उनका शुरू कर दिया और इस बीच में आत्मीयता बढ़ी। बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ चलते रहे। हालांकि वो समय तो बहुत कम समय तक हमने उनके काम किया, लेकिन परिचय हमारा बहुत लंबे समय तक हुआ। इस बीच में मैं जोधपुर चला गया राजस्थान में, वहाँ से बनारस चला गया। बनारस से जाने के बाद फिर यहाँ महुआ न्यूज़ में आ गया। महुआ न्यूज़ में आने के बाद तो फिर दोबारा फिर हमारी मुलाकात शुरू हो गई निशित राय जी की। उन्होंने एक अखबार शुरू किया था उसके पहले ही, डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट। डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में उन्होंने हमसे कहा कि कुछ आपका समय हो तो हमारे लिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ हम लोग के संबंध पुराने वही बने रहें। हमने कहा बिल्कुल बने रहेंगे, लेकिन नौकरी हम नहीं छोड़ दे। बोले नहीं नहीं, आप लिखते रहिए उसके लिए, और उसके लिए हम आपको पूरा पारिश्रमिक देंगे अपनी क्षमताओं के अनुसार। बहरहाल इस पर काम करना शुरू कर दिया। सुभाष राय उसके संपादक हुआ करते थे। उनके जो फीचर के व्यक्ति थे, जो प्रभारी थे, उनका नाम था हरीश उपाध्याय। हम नियमित रूप से उन पर लिखते रहे। जब बाहर जाते थे तो उनके लिए कुछ खबरें लिखते थे लगातार। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। इस बीच में 2012 में हमारा ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इस बीच में हमारा एक परिचित था जो जेल में बंद हो गया 12 में। तो उसकी उसकी मदद करने के लिए फ्रेटर्निटी, उसके दो संबंध को, पत्रकारिता के संबंधों को मजबूत करने के लिए मैंने उनको बताया कि हम जा रहे हैं। बोले आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जा पाने की स्थिति, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है आपको। हमने कहा नहीं, मैं वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जाऊँगा तो हमारे परिचित हैं, उनको बहुत कष्ट हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, जितना कर सकता हूँ मैं करूँ, उतना बेहतर होगा। तो उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपना तो ध्यान रखिएगा, और दूसरी बात ये कुछ पैसे आप ले लीजिए, उसमें शायद आपकी ज़रूरत हो सकती है, पूरा तो नहीं है, जितना भी हो पाया होगा। उसके बाद फिर कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई, और फिर जब मैं लौट आया तो उन्होंने कहा कि आपने ब्रेक कर दिया है, उस पर कुछ नया लिखना शुरू कीजिए हफ्तावार। तो हमने फिर शुरू करना शुरू किया। उसके लिए हर महीने मैं हर हफ्ते उनके लिए लिखता था, और हर महीने उनका फ़ोन आ जाता था मेरे पास कि आपसे चाय पीना है। आकर के सीधे मुझे कुछ पैसा दे देते थे। वो नियम से वो पैसा मुझे देते रहे जब तक हम उनके लिए लिखते रहे। इस बीच में हमारी दोनों बेटियों की शादी हुई। बेटियों की शादी में उन्होंने जो हमारे साथ व्यवहार किया वो भूला नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं उन्होंने बहुत पूरा विवाह का समारोह का पूरा खर्चा उठा दिया, लेकिन एक मोटी रकम उन्होंने हम दोनों को बेटियों के लिए दी। इस बाद में हमारे जो नाती का जन्मदिन हुआ उसमें भी शामिल हुए। इसके पहले भी हमने 2-4 बार चाय के लिए उन्होंने बुलाया, और हमने भी उनको बुलाया, वो आए, हम लोग बैठे रहते थे। शादी में पूरे औपचारिक अतिथि के तौर पे नहीं, बल्कि एक सब पारिवारिक सदस्य के तरीके से वो लोग वहाँ मौजूद रहे। जैसे डॉक्टर दिनेश शर्मा भी वहाँ मौजूद थे, विनय तिवारी भी वहाँ मौजूद थे, और अनुराग यादव जैसे भी लोग थे, आर.डी. शाही जैसे भी लोग वहाँ मौजूद थे। बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे साथ आई और पूरे दौरान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उस क्षणों को भूल नहीं सकते, और ख़ास तौर से आज जब वो नहीं हैं निशित राय जी, मुझे उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आसमान जैसा हमारे ऊपर फूट पड़ गया है, और मैं उससे उबर नहीं पाऊँगा। उनकी बेटी की शादी हुई इसी मार्च में। मैं वहाँ पर गया और उनसे खोज रहा था, तो लेकिन मुझे कहीं दिखे नहीं। अचानक मेरे पास आए, कंधे पे हाथ रखा, बोले कैसे हैं? तो मैंने देखा ये तो जी डॉक्टर निशित राय हैं, तो मास्क पहने हुए थे। तो मास्क, हमने कहा मैं आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही। हमने कहा नहीं, कुछ तबीयत कुछ खराब लग रही है। तो उन्होंने मास्क को हटाया और कहा कि सर जी मुझे कैंसर हो गया है और गंभीर स्थिति है, लेकिन उबर जाएंगे बहुत ज़्यादा हम। ये बहुत बड़ी घटना थी। वो एकदम से मुझे लगा जैसे गश हो गया, मैं गिर पड़ूंगा। लेकिन उसके बाद मैं उनको कई बार फ़ोन करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन जब उस वहाँ शादी के दौरान जो घटना हुई, जब वहाँ गया, उसको एक सामान्य तौर फेसबुक में उन फ़ोटो के साथ उनको हमने खींचा, और फिर लिखा, उसमें हमने ज़िक्र नहीं किया कि उनको कैंसर हो गया है। तो अनावश्यक मैं नहीं चाहता था किसी उनके बारे में कोई प्रमाद जैसे स्थिति हो। तो हमने केवल बता दिया कि उनको तेज़ बुखार और खांसी की स्थिति है।
सामान्य तौर पर निश्चित राय जी किसी के बारे में कुछ खिलाफ नहीं बोलते थे। कोई ऐसा नकारात्मक बातचीत उनसे कभी सुनी नहीं। लेकिन एक घटना ज़रूर हुई थी। ये शायद 2010 की बात है। उत्तर प्रदेश की मंडी परिषद के निदेशक थे राजेश कुमार सिंह। उनके बारे में एक बातचीत अचानक शुरू हुई तो निश्चित राय जी ने, तो मैंने अपनी राय दी कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं राजेश कुमार सिंह, आईएएस अफसर हैं। मेरे इतना बोलते ही निश्चित राय जी बहुत चेहरे पर उनके तनाव आ गया और उन्होंने दो टूक लहजे में बातचीत की कि वो बहुत घटिया किस्म का है राजेश कुमार सिंह। मैंने क्यों? बोले वो बाद में बात होगी, केवल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस आदमी के साथ जरा करीबी मत रखिएगा, वो विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। और सच बात यह है कि उसके बाद मैं 15 साल से देख रहा हूँ निश्चित राय जी की राय आईएएस अफसर राजेश कुमार सिंह के बारे में बिल्कुल कितनी सटीक और कितनी बेहतरीन थी, लाजवाब था। उसके बाद मैंने कभी भी राजेश कुमार सिंह को विश्वसनीय स्तर पर जब भी परखने की कोशिश की, हताशा ही मिली। लेकिन आज बहुत भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति हमने जीवन में, शिक्षक जीवन में नहीं देखा। कई लोग भी देखे हैं, जैसे डॉक्टर एसपी नागेंद्र जी को देखा हमने, वो कुलपति हुआ करते थे। एनके सिन्हा हुआ करते थे, उनसे भी हमने मिले। हमें कुलपति हैं गंगा सागर में दीक्षित जी, टीडी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे अरुण कुमार सिंह और आरएल सिंह जी से भी हम शिक्षक के तौर पर देखते हैं। लेकिन जो व्यवहार था नीतीश राय का, वो बिल्कुल थोड़ा सा अलहदा था। वो दरअसल ये जुगाड़ू व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हर व्यक्ति जुगाड़ करता है, आदमी बढ़ना चाहता है। कई विभागों में, वो पर्यटन जैसे विभागों में वो निदेशक के तौर पर है, नगर विकास को लेकर के शोध संस्थान बना था, उसके भी निदेशक रहे। हर व्यक्ति बनना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है। लेकिन भ्रष्टाचार का ये आरोप उनके ऊपर मुझे विश्वास नहीं है। लोगों ने का कहना था कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मुझे नहीं लगता। जिस व्यक्ति ने अगर किया भी तो उसने अखबार के लिए वो काम किया है जो कोई कल्पना नहीं कर सकता। दूसरे शिक्षक ने तो कभी ऐसा नहीं किया। शिक्षक के तौर पर हम देखते हैं जगदीश चतुर्वेदी के तौर पर देखते हैं, हिरम चतुर्वेदी जी को देखते हैं। ये एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं और इनसे अलग हट करके हैं निश्चित राय जी। निश्चित राय ने जो डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट अखबार शुरू किया था, वो अद्भुत अखबार था और उसको सांस्कृतिक पत्रिका के तौर पर उन्होंने अखबार के तौर पर की पेश किया था। ये बहुत खतरनाक काम था, लेकिन निश्चित राय ने उसको किया था। इस बात की बस यहीं से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। याद करना चाहता हूँ निश्चित राय और उनके जैसे लोगों के बड़प्पन के बारे में, और सोचना चाहता हूँ कि मैं कहाँ हूँ और कैसे उनके पायदान तक पहुँच सकता हूँ। पहुँच जाऊँगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम हम प्रयास कर सकते हैं और लगातार करते रहेंगे।